गुड मॉर्निंग नाइन्थ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में पार्ट 1 पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने भारत की स्थिति और आकार पढ़ा था। इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको दे चुकी हूँ और ये पार्ट कंप्लीट भी हो चुका है और आपको दिया जा चुका है। अब आज से हम अर्थशास्त्र का पाठ शुरू करेंगे। पार्ट 1 पालमपुर गांव की कहानी। अर्थशास्त्र जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, जिसमें श्रम, पूंजी, भूमि, धन आदि की जब चर्चा की जाती है, ये सभी चर्चाएं किस विषय में होती हैं? अर्थशास्त्र में। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि पालमपुर गांव कहाँ है, कैसा है और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और हमें एक काल्पनिक गांव कल्पना के माध्यम से ये बनाया गया है पालमपुर गांव। इसके द्वारा ही हमें बताया जा रहा है कि आर्थिक व्यवस्था को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसका विकास कैसे किया जा सकता है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर गांव का मुख्य कार्य क्या है? खेती। उसका व्यवसाय क्या है? खेती करना। जबकि अन्य क्रियाएं जैसे अब दूसरे कार्य यहाँ पर कौन से हैं? लघु स्तरीय विधि निर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर भी किए जाते हैं। इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? सर्वप्रथम कार्य तो यहाँ का क्या है? खेती करना। दूसरा अन्य कार्य कौन से दिए यहाँ पर? विधि निर्माण लघु स्तरीय पर, बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म है। यहाँ पर डेयरी यानी पशुओं द्वारा दूध उत्पादन, मतलब पशुओं से दूध प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डेयरी कार्य भी किया जाता है। अगला है परिवहन, आने जाने की सुविधा यहाँ आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित किए जा सकते हैं। अब पालमपुर कहाँ स्थित है? पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है और ये एक बहुत बड़ा गांव है। पालमपुर क्या है? एक बहुत बड़ा गांव है। रायगंज पालमपुर और से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जो रायगंज है वो पालमपुर के 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रायगंज प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। अब जो यहाँ की जो सड़क है वो रायगंज से शाहपुर तक इस गांव को जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि भी देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। इस गांव में कितने परिवार रहते हैं? 450, जो अलग अलग जातियों से संबंधित है। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। जो उच्च जाति के हैं, जो भूमि के स्वामी हैं, वो कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? 80 परिवार। उनके मकान जिनमें बहुत बड़े हैं और साथ में ईंट सीमेंट से बने हुए, मतलब पक्के मकान हैं उनके, ईंट सीमेंट से बने हुए मकान हैं। और ये कितने घर रहते हैं? 80 परिवार यहाँ पर रहते हैं, जिनके मकान सभी कैसे हैं? पक्के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी दलित लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। इसके अलावा गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में ये रहते भी हैं और कुछ के घर किससे बने हुए हैं? मिट्टी और फूस से बने हुए हैं। अधिकांश घरों में बिजली है। यहाँ पर अधिकतर घरों में क्या है? बिजली उपलब्ध है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। यहाँ पर जब खेतों में काम किया जाता है, सिंचाई हेतु कार्य होता है, तो वो सभी किसके माध्यम से होता है? बिजली के माध्यम से होता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है।
पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल भी है। अब यहाँ पर शिक्षा का भी साधन है, क्या है, हाई स्कूल है और प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है, 2 है और हाई स्कूल की 1 है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और साथ में यहाँ पर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है, स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी औषधालय भी है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल यानी औषधालय है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देती है। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। यहाँ पर सबसे प्रमुख गतिविधि क्या है, कार्य क्या किया जाता है, खेती की जाती है। उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि कार्य क्रियाएँ भी कहा जा सकता है। उत्पादन गतिविधियों में जो कृषि से संबंधित कार्य नहीं है उसे कहा जा सकता है गैर कृषि क्रियाएं। इसमें आता है लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है जो खेती यानी कृषि से संबंधित नहीं है। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन का संगठन। इसके बाद आता है उत्पादन का संगठन किस प्रकार से होता है। उत्पादन एक उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। वस्तुओं के लिए और उत्पादन के लिए कितनी चीज़ें आवश्यक है, 4 चीज़ें आवश्यक है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं। पहली, भूमि। जब हम किसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता है वो क्या है, भूमि। अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज इत्यादि। दूसरी आवश्यकता आती है श्रम। अब भूमि तो हमारे पास है लेकिन भूमि पर कार्य करने वाले श्रमिक होना भी जरूरी है। तो दूसरी आवश्यकता क्या है, श्रम यानी मेहनत करना। जो लोगों द्वारा काम किया जाता है वो श्रम कहलाता है, मेहनत। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत भी होती है पढ़े लिखे व्यक्तियों की और कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की। तो दोनों व्यक्तियों का होना इसमें शामिल हो जाता है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। पहला तो भूमि के ऊपर अब हमें कोई सा भी उत्पादन अगर करना है तो सबसे पहले भूमि लेंगे। भूमि पर हम श्रमिकों को लेकर और दूसरे अन्य कर्मचारियों को लेकर उस उत्पादन कार्य को प्रारंभ करेंगे। अब श्रमिक भी है, भूमि भी है, लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है, जो तीसरी आवश्यकता है वो है पूंजी यानी धन। धन के बिना हम कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत हम क्या जान सकते हैं कि ये तीनों मिलकर ही किसी वस्तुओं को और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता जरूरी है। 3 चीज़ तो हमें पता है। चौथी क्या आती है कि हमें रिस्क लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करना शुरू करते हैं तो रिस्क बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला तो हमें पता है कि भूमि हमारे पास है, श्रमिक हमारे पास है, पूंजी या धन हम लगा रहे हैं, तो जो कार्य हमने शुरू किया है वो सफल होगा या नहीं, तो रिस्क लेना भी ज़रूरी है। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।